ससुराल की ट्रिप मतलब पति पत्नी में कलेश, ऐसे जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार मैंने जिन एपिसोड 166 में ये वाला टाइटल था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। उसके जो कमेंट्स आए हैं उनके आंसर मैं आज करने बैठी हूँ। तो आज होने वाला है एपिसोड 168। तो जिन लोगों ने एपिसोड 166 में कमेंट किए थे वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें। वैसे एक मैम है जो टाइम स्टैम्प बना दे रही हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लू दे के, वो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। कोई ऐसा और भी कर सकता हो तो भी अच्छा है। उसको मैंने पिन कर दिया है, वहां से भी आपको लास्ट वाले एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर टाइम स्टैम्प के साथ मिल जाएंगे। तो बढ़िया रहता अगर कोई ऐसा करके दे सकता है। ठीक है, चलो तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं फटाफट से। इसका पहला प्रश्न मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। और जिन लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता, लोग अपनी पर्सनल जेन्युइन प्रॉब्लम्स छोटी बड़ी जैसी भी हैं वो यहाँ पर शेयर करता है खुले दिल से, क्योंकि यहाँ पर कोई उनको जज नहीं करने वाला है। और जो भी मेरी या मेरे व्यूअर्स के आपस में भी एक दूसरे को लोग सलाहें देते हैं, जिसको जो सही समझ में आता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सजेस्ट कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है, उनको एक नई दिशा मिल रही है जीवन जीने में। दैट्स वॉट ऑल आई वॉन्टेड फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरे पति बाकी लेडीज स्टाफ से बहुत घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन वो लोग इस बात पर हंसती हैं, मतलब पत्नी सामने होते हुए भी ऐसा करते हैं। मुझे बुरा लगता है ना। तो ये एक बार ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था, पता नहीं इनके पास से ही आया था या और कोई था, बिल्कुल सेम था। एंड मेरा आंसर भी सेम ही रहेगा कि अगर आपके पति स्टाफ की महिलाओं के साथ एक फ्रेंडली जोन में जाते हैं, बातें करते हैं, बहुत घुल मिल जाते हैं इन अ सेंस आपके अकॉर्डिंग, तो आप भी जो मेल स्टाफ मेंबर आपका है आप भी उनसे एटलीस्ट नॉर्मल बातें तो कर ही सकते हो। और अगर वो थोड़ी नॉर्मल बातें करने में भी चिढ़ते हैं तब आपके पास एक पॉइंट होगा इस कन्वर्सेशन को उठाने का कि दैट्स व्हाट आई फील, है ना। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तुम वो करना छोड़ दो, मैं ये करना छोड़ दूंगी। किसी की बराबरी करने के लिए उसके गंदे लेवल तक नहीं जा सकते, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आप शायद बात वैसे मतलब बिल्कुल कम ही करती होंगी। थोड़ा सा बात करना आप भी शुरू कर दो, इतना कि कम से कम उनके निगाहों में खटक जाए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लगता है। और हो सकता है ना उनको ये आइडिया ही नहीं है कि आपको इतना बुरा फील हो रहा है, या फिर आपने कह भी दिया। कुछ पतियों का होता है मैं तो चिढ़ा रहा था, वो चिढ़ाने के लिए और बढ़ चढ़ के करेंगे। तो ऐसे आदमी का इलाज ये होता है कि ठीक है तू मुझे चिढ़ा रहा है, मैं भी कर दे के देख लेती हूँ, तू भी चिढ़ ले थोड़ा सा, है ना। तो टिट फॉर टैट वाली चीज इन कंडीशन में काम करती है। अब चलते हैं जी आगे। मेरी छोटी बेटी बहुत ज्यादा बोलने लगी है, बड़ी को भी परेशान करती है, बिना मारे कैसे समझाएं, मानती नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनती है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ज्यादा प्यार करने में नहीं, ज्यादा कह पा रही हूँ, उपाय बताइए। देखो ऐसा है, अगर आपकी बेटी ना होती, वो मान के चलो कोई और बच्चा होता, आपका स्टूडेंट कोई होता जो ओवर स्मार्ट बन रहा है, या कोई पड़ोस का बच्चा होता जो ओवर स्मार्ट बन रहा है, आप उसको कैसे डील करते। सिंपल वो चीज़ फॉलो कर दो। एक वर्किंग मॉम के लिए या स्पेशली टीचर के लिए बच्चों को हैंडल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। जब वो 60-60 70-70 बच्चों को संभाल सकती है तो एक बच्चा नहीं संभलेगा, लेकिन हम अपनी औलाद के आगे हाथ मार जाते हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। ठीक है ना। तो जब लगे कि हैंडल नहीं हो रहे हमसे अपने बच्चे, जस्ट अपने उस स्वरूप को याद करो जो आप वहां पर हैंडल करने के लिए यूज करते हो। जैसे ही आप उस रूप में आओगे ना, ये भी बच्चे ही हैं, ये भी वापस घुटनों पे आएंगे, वापस अपना बैक तरीके से जैसे इन्हें पेश आना चाहिए उसी पे आएंगे। तो वो ना ज्यादा वो हो जाते हैं कि मम्मी है ना। तो बस अपने अंदर के टीचर को जगाओ, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मुझे एक बात सीरियसली पूछनी है। मेरे हस्बैंड ने कार ली थी 2020 में और घर वालों को कहा कि मेरे ससुराल वालों ने दी है, मेरे घर वालों को शामिल को लिया। अब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रीज चले गए हैं, मेरे देवर को कार दे दी 3 लाख में, बट ये बात मेरी देवरानी को नहीं पता। उसको बोला है कि नहीं ली है, बट मैं चाहती हूँ कि उसे भी पता हो, बट वो बताना नहीं चाहते। मेरे देवर सास और हस्बैंड की एक ही राय है। मैं चाहती हूँ मेरा देवर गाड़ी अपने नाम करवा ले जिससे मुझे लक्ष्मी योजना और किचन का कोटा मिले, बट वो अपने नाम नहीं करवाते। मेरी देवरानी को पता चल जाए, इसमें मेरा मंथली लॉस है 3,000 का। आप बताएं क्या मैं इनकी पोल पट्टी मेरी देवरानी के सामने खोल दूं कि ये कार इन्होंने ली है तुझे बिना बताए। मुझे एग्जैक्टली ना आपकी प्रॉब्लम सही बताऊं तो समझ में आई नहीं, लिटरली।
लेकिन अगर सिंपल ये है कि कोई लीगल चीज है, उन्होंने ली है अपने नाम करवाने की, मतलब ऑब्वियसली बनती है कंडीशन कि जब ले ली तो नाम भी करवाओ, और दूसरी चीज उसमें आपका नुकसान हो रहा है, तो फिर तो कह ही दो, है ना। लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि वो उससे छुपा क्यों रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है। तो एक बार पहले तसल्ली से अपने हस्बैंड से बात कर लो, सारे रीजन समझ लो कि उसको क्यों नहीं बताया जा रहा, प्लस ये भी कि आपको 3,000 रुपए का नुकसान हो रहा है इस चीज में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कन्विंस हो जाती हैं तो चुप रहें, और अगर आप कन्विंस नहीं होती, सीधा सीधा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि लीगली जिसने चीज ले ली नाम उसी की होनी चाहिए, और स्पेशली गाड़ी वगैरह उसमें तो सही रहता है कि जो चला रहा है, जो यूज कर रहा है, उसी का नाम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कल को कोई ऊंच नीच हो तो जिसका नाम होता है ना, पता लगा उसके ऊपर लीगल सारी चीजें आती हैं। तो आप मेरे हिसाब से तो आप सही जा रही हो, आपको करवा देना चाहिए कि भैया अपने नाम करवाओ जब ले लिया तो, ठीक है। चलो, अब आता है अगला। हेलो दी, काफी आंसर वैसे ही मिल जाए करें, बट एक क्वेश्चन है मेरा। मेरे घर पे एलोवेरा प्लांट है, उसका फ्रेश जेल निकालने में कभी कभी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, अच्छा रिजल्ट है, बट हेयर पे अप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं दिखता। हेयर शाइनी स्मूथ करने के लिए एलोवेरा को कैसे यूज करें? ड्राई है मेरे हेयर एकदम डल, किसी व्यूअर को भी पता हो तो प्लीज बताएं। इंजॉइंग योर कंटेंट, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग फॉर योर वर्क, कीप शाइनिंग। देखो, मैं, आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा चीजें बालों पे लगाती नहीं हूँ, कि मैं बहुत सारी रेमेडी ट्राई कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, इसीलिए बहुत सटीक राय मैं इसमें आपको दे नहीं पाऊंगी। इनफैक्ट मैंने आज तक, तब 45 हो गया, मैंने कभी भी बालों में एलोवेरा लगाया ही नहीं, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे लगेगा। लेकिन ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें एलोवेरा बालों पे यूज करने के सही तरीके, टिप्स आपको सब मिल जाएगी। बेटर ये होगा कि आप वहां पे देख लो, एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कई सारे तरीके मिलेंगे, उनमें से जो आपको लगे सही है एक बार ट्राई करके देख लो, हो सकता है। जैसे मैंने स्किन पे जब यूज करा था तो मैं उसमें विटामिन ई सोच रही थी कि चलो क्या ही फर्क पड़ रहा है, डालो ना डालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत जरूरी है, अब मुझे समझ में आ गया। तो मैं इसीलिए जब भी बताती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि भैया अगर विटामिन ई का कैप्सूल हो तो एलोवेरा डालना अपने सीरम में, और अगर नहीं है तो एलोवेरा स्किप कर दो, लेकिन अकेला एलोवेरा जेल कभी ना लगाओ चेहरे पे, उसे विटामिन ई के साथ ही लगाओ तो आपकी स्किन अच्छी करेगा वो। अदरवाइज मेरी तो बहुत ही बुरी हो गई थी जब मैंने इस जानकारी के अभाव में पहली बार लगा लिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से बालों में मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगी कि कुछ भी बोल दूं और आप लगा लो। आप 4-6 वीडियो देख लो, या फिर किसी ने जेन्युइनली लगाया हो सिर में, उससे बात कर लो, तो पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे लगाते हैं। इतनी बड़ा सीक्रेट नहीं है कि आपको ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, इसका हल मिल जाएगा। नेक्स्ट, आई एम शेयरिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम माई लाइफ विद यू दैट आई हैव नेवर शेयर्ड विद एनीवन बिफोर। बहुत बड़ी बात है, आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो तो। टू बी ऑनेस्ट, आई एम फीलिंग रियली गिल्टी एंड अशेम्ड अबाउट इट। माई मदर पास्ड अवे इन 2010 एंड शी वॉज इन कोमा फॉर 3 months बिफोर दैट। आई वॉज 20 years old एट द टाइम and I should have taken care of her more. I wasn't able to take care of her like I should have, partly because I was busy with my studies and my friends. I was doing everything for her, but somehow she started feeling like a burden to me. I am really ashamed to admit it, but the guilt has been with me ever since. I can't seem to shake it off. After she passed away, I was devastated. I have been crying a lot, and even now I am crying just thinking about it. I am asking for forgiveness from God and my mother, but the guilt is not going away. What can I do to get rid of this guilt? I am feeling really ashamed. I feel that all the problems I am facing in my life are because of my own actions, karma. देखो, एक तो वो ना कोमा में थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने उनके प्रति जो भी लापरवाही अगर आपको लग रहा है कि आपसे हो गई, आप इससे बेटर ध्यान रख पाती, ये वो उनको नहीं पता चल रहा होगा, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, आप रख रही थी ध्यान, लेकिन आपको लगता है कि आप उससे बेहतर रख सकती थी। जब कहना आसान होता है, देखो जब कोई बीमार आदमी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है ना, जिसका हमें सब कुछ करना हो, एक टाइम ऐसा आता है तीमारदार की लाइफ में, उस फेज में वो हिम्मत हार जाता है, चाहे उसका कितना ही प्यारे से प्यारा रिश्ता हो। ये जो आपको लग रहा है ना कि बोझ लगने लगा था, ये आती है एक फीलिंग, एक टाइम आता है ना। उस टाइम पे हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, बहुत रखता है, हर कोई रखता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि भाई मैं 1 डेढ़ 2 महीने से काम कर रहा हूँ या इसके अगले की सेवा कर रहा हूँ। वो डिसीजन उसने सोच समझ के लिया हुआ होता है, लेकिन सडनली वो उसे
निग्लेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक शरीर की ना सीमा होती है, दिमाग की सीमा होती है, हम थक जाते हैं काम करते करते उनका, एंड लगता है कि यार स्टक हो गए हैं। तो वो जो आप कह रहे हो ना कि वो आपको बोझ लगने लगी थी, वो नॉर्मल है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन आपकी क्योंकि माँ थी इसलिए आपको ज्यादा बुरा लग रहा है। सास होती, पापा होते, भैया होता, कोई भी होता, हस्बैंड होते, बच्चे होते, भैया जब बिस्तर पे आदमी होता है ना, आदमी कितना भी प्यार करता हो लेकिन करते करते एक टाइम आता है जब वो पस्त हो जाता है। ठीक, पहली चीज तो एक तो ये गिल्ट अपने मन से निकाल दो कि ये आपके साथ हुआ, ये हर एक के साथ होगा जो ऐसी स्थिति में फंसेगा। ठीक है, किसी का 3 महीने में धीरज टूटेगा, किसी का 1 महीने में, किसी का 3 साल में, लेकिन टूटता सबका है। सही, पहली चीज। दूसरी, अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है वो आपका कर्मा है, जो आपने अपनी मम्मी के साथ बुरा किया। देखो, कर्मा अगर आप उनको सड़ने के लिए छोड़ देती, या फिर उनकी मतलब इतनी दुर्गति सी हो जाती कि लोग या वो खुद, उनकी अंतरात्मा, या अगर कोई थर्ड पर्सन वहां से आपको देख रहा है, आपको ये लगे कि ईमानदारी से देख रहा है, तो वो आपको बहुत कोसेगा कि यार कितना गलत इसने करा है ना। तो है चीज, लेकिन एक आदमी कर रहा है अप टू द मार्क, वो अपने हिसाब से सोच रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है ना, कर्मा का जो रूल है, देखो वो इंटेंशन पे चलता है ना। अगर हमारी इंटेंशन गलत है तो हमारे कर्म अच्छे होते हुए भी हमें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। और अगर हमारी इंटेंशन सही है तो कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ काम अगर गलत भी है ना, औरों की नज़र में, समाज की नज़र में, टेक्निकली देखो तब भी, लेकिन उसका बुरा फल नहीं मिलता। ये मुझे समझ में आया है और अभी तक ये प्रूव होता आया है जो मैंने देख रही हूँ। ठीक है, तो आप इतना सोच रहे हो अपनी माँ के बारे में लेकिन कर नहीं पा रहे, इट्स ह्यूमन एरर। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके लाइफ में बुरा हो रहा है वो ये हो रहा है, लेकिन आपको ये गिल्ट है, शायद इस वजह से आप वो चीज़ें गलत अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे इसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उल्टा फीलिंग है ना, क्योंकि मैंने अपने मम्मी की, अपने पापा की, जब वो मरने से पहले जो उनका टाइम था ना, जब वो बेड पे आए हैं, तो एक मैं तो कहूँगी इसे किस्मत की बात है कि वो मेरे हिस्से आई उनकी वो सेवा। और उस टाइम पे मैं ही थी, मतलब जो कर सकती थी वो चीज़, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, मैं सबसे छोटी थी, तो मैंने कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अपने माँ बाप को हाथ में ले लिया, अरे छोटी थी मैं भी, तो जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया। एंड उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं लगी हुई थी, मेरे लिए वो था कुछ नई चीज़ है ये तो, कि क्या ही करना है, लेकिन हाँ अच्छा ये कैसे करना है सीख लिया, फिर कर रहे हैं, फिर सीख लिया कर रहे हैं मेरे माँ बाप को। लेकिन अब मैं सोचती हूँ जब मैं पेरेंट बन गई कि जब बच्चा इतना कर रहा हो ना और अपनी गुंजाइश से ऊपर कर रहा हो, तो उसका थोड़ा करा हुआ भी उनको लग रहा होता है कि भाई बहुत कर रहा है मेरा बच्चा। तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मम्मी ने मुझे सिर पे हाथ रख के बोला था कि ना तू खुश रह, तुझे जो चाहिए लाइफ में वो मिले। उन्होंने सिर्फ एक बार बोला, इतने महीनों तक उनका बिस्तर पे सब कुछ करने के बाद, बाद में भी बहुत कुछ करने के बाद, मतलब उनका लैट्रिन बाथरूम सब वही होता था बिस्तर पे, तो वो मैं, भाभी, भैया, हम तीनों लोग करते थे। तो मैं ठीक हूँ, भैया ठीक है, लेकिन भाभी अब कहो कर तो वो भी नहीं थी, उनके साथ ऐसा लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं हुआ। तो कर्मा बात नहीं होती, असली होता है इंटेंशन। तो आपकी इंटेंशन सही है, आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, मैं मेरी सैलरी अपने पास रखती हूँ, मेरा खर्चा, अपने बच्चे का खर्चा खुद देखती हूँ, फैमिली में कोई काम पड़ता है तो मेरा शेयर दे देती हूँ। हस्बैंड पैसा खर्च सिर्फ इन लॉस पर करते हैं, बट मेरी सास चाहती है कि मैं अपनी सैलरी उनको दे दूँ ताकि वो अपनी चारों बेटियों में दे दे, इस लड़ाई करते हैं, प्लीज़ हेल्प। सीधे मना करो, लड़ लो जितना लड़ना है, लड़के हमारा क्या छुटा लेंगी, लेकिन सैलरी उनके लड़ने के पीछे आपने एक बार देनी शुरू कर दी ना भैया, पिछने छूटने का नहीं है पीछा तुम्हारा, तो लड़ ले, दैट्स ओके। मतलब दो चीज़ हैं कि कौन ज़्यादा सस्ते में छूट जाओगी, तो लड़ लो, कह दो मत दो पैसे, साफ मना करो। नेक्स्ट, मेरे ससुर बोल रहे हैं कि तुम एक बार अपने सास से ये नहीं बोल सकती कि अम्मा माफ़ कर दो, अम्मी छोटी हो गई गलती, मुझसे बात करो। मैंने कहा मैं गलत नहीं हूँ तो बोले कि हाँ ठीक है तुम गलत नहीं हो, पर अब जाने दो, 6 महीने हो गए, बात किया करो, माँ है। पर मेरा मन नहीं है बात करने का, बहुत बुरा किया है मेरे साथ, सीधे सीढ़ी से गिर गई सास तो मैं थी, दौड़ के गई, उठाया, सब कुछ किया, पर बात नहीं की। तो देवरानी बोली क्यों गई करने जब बात नहीं करना था। उसको बोला कि तुम अपने आप से मतलब रखो, मेरे बीच में दखल ना दो, पर कभी लगता है छोड़ दूं सारी बात, फिर याद आता है तो मन करता है क्या बोल दूं, क्या करूं यार, समझ में नहीं आता। शी इज़ नॉट गिल्टी एनी मोर।
देखो, ऐसे कंडीशन पे जब आप आ गए हो ना, अब आपको बात उनसे कर लेनी चाहिए। बट एक होता है ना कि रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो जो रिश्ता आपका अब जुड़ेगा, उसको भूल के भी ना, तो वो अपने आप ऐसा होगा पहले जैसा, लेकिन आप गलती से भी अपने मन में ये ना सोचना कि पहले जैसा कभी जब आपका सही रहा होगा वैसा रिश्ता हो जाएगा। तो जो बीच में अब ये आ गई ना खटास सी, उसके बाद भी रिश्ता दोबारा जोड़ लो, फॉर्मल रहो। बिल्कुल ना बोलने से अच्छा ये है कि नामचार की बोलचाल होती रहे, एंड दैट्स इट, एंड लाइफ गोज ऑन। एक बोझ सा आपके सिर से उतरेगा, एक घुटन जो होती होगी वो खत्म हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी लाइफ। तो बोल लो। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड कम बात करते हैं। मुझे अगर कुछ गलत लगता है तो मेरे कहने पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, साइलेंट होकर इग्नोर फील कराते हैं। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मैं चाहती हूँ कि वो खुल के बात करें। सेम अपने रोल पलट के देखो, अगर आप मितभाषी होती, कम बोलना आपको पसंद होता, या आप अपनी फीलिंग ढंग से शेयर करना नहीं जानती, और आपके हस्बैंड होते चटर पटर खूब बोलने वाले, और वो सोचते कि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी मुझसे खुल के बात करे, आप बदल जाती रातों रात? नहीं बदलते पति, है ना। एक उनका नेचर है कि वो नहीं बोलेंगे, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, उसी के साथ तालमेल बैठानी पड़ेगी कि ठीक है ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे खुल के। अब मैं अपने हस्बैंड की बात अगर सोचूं ना, ऐसा नहीं है कि वो बोलते ही नहीं, किसी से नहीं बोलते या बोलना चाहते नहीं, वो खुद अब एडमिट करते हैं। और मुझे भी समझ में आया कि किसी किसी के पास ना शब्द ही नहीं होते अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के। वो कितना भी वो हो जाए, तो मैं उनसे अगर 10 क्वेश्चन पूछूंगी ना, तो उनका एक छोटा सा एक आंसर निकलता है। कभी अगर कोई बहुत इतनी बड़ी बात हो गई कि मुझे जानना है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, या थोड़ा मन हल्का करने की कोशिश अगर मैं उनका कर रही हूँ, एक्चुअली शब्द नहीं होते किसी किसी के पास, वो फील बहुत कुछ कर रहा होता है बट ही कांट एक्सप्रेस। और ये ज्यादातर आदमियों के साथ मैंने देखा है, औरतों के साथ कम होता है। वो रो के गा के हंस के अपनी बात शेयर कर लेंगी, लेकिन आदमी नहीं करते, कर पाते नहीं है, करना चाहते नहीं है, दोनों ही रीजन है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई करना चाहता नहीं, कोई कोई कर पाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपने कोई बात कह दी, उन्होंने चुप रह के सांकेतिक भाषा में दिखा दिया कि वो सहमत नहीं है। अब उस बात को छोड़ना है या अकेले कंटिन्यू करना है, ये अगेन आपका डिसीजन है। जरूरी बात है तो मुंह बन रहा है बनने दो, काम आपको जो करना है आप करोगी। अगर गैर जरूरी बात है, आपको लग रहा है कि ठीक है इसका मतलब ये राजी नहीं है, उस चीज को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जब आप छोड़ दोगे वो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे होता है ऐसे आदमी के साथ डीलिंग। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा एक 3 साल का बच्चा है। मेरा दूसरा बच्चा करने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, जॉब और घर मैनेज मेरे से नहीं हो पाता है। मुझे क्या करना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए? देखो जी, मुझे लगता है बच्चे होने हैं नहीं होने हैं, 2 होने हैं या 4 होने हैं, ये सबसे पहला डिसीजन माँ का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल है शरीर से, मन से, तन से, उसकी है। अगर आपका मन नहीं ठुक रहा तो किसी को कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि नहीं भी कर ही लो। सिंपल सी बात है। आपको लगे कि हाँ, औरों को देख के कि भाई सभी पाल रहे हैं मैं भी पाल ही लूंगी, तो कर लो। लग रहा है नहीं है, हिम्मत जवाब दे रही है, तो मत करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है फ्रॉम 11th क्लास। नाउ आई एम 44 ईयर्स ओल्ड। फ्रॉम लास्ट 10 ईयर शी टॉक टू मी रेयरली। 4 फोन करो तो शायद 7 दिन भी आंसर नहीं आता। कहो तो कहती है मेरा तो ऐसा ही है, जबकि बाकी सब जगह फुल्ली इन्वॉल्व रहती है। आई फील हर्ट थिंक टू लीव टॉकिंग हर। एम आई राइट एज हर बिहेवियर इज वेरी पेनफुल फॉर मी। एवरी टाइम उसका एक ही जवाब, दैट आई एम बिजी, जबकि शी इज हाउस वाइफ। देखो, वो अगर किनारा खींच रही है, आप क्यों चिपक रहे हो? जब तक दुख हो रहा है, जब तक आप उसको पहले रूप में याद कर रहे हो, उसका जो नया रूप है, जिस दिन उसको उस रूप में एडमिट कर लोगे कि चल ऐसे तो ऐसे ठीक, अब आप बिल्कुल बात करना बंद कर दो, फिर कहीं सामने मिलेगी हाय हेलो भी ना, उससे क्या फायदा? तो ये है कि आपका मन है हफ्ते में 10 दिन में एक बार फोन करने का, कर ले कॉल बैक, ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। अगर बार बार यही होता जा रहा है, कई महीनों तक ये होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली बात खत्म हो गई, लेकिन उस नोट पे नहीं होगी कि भाई सामने भी पड़े तो बात नहीं हो रही, है ना। तो इतना ज्यादा ना मतलब हार्श डिसीजन ना लो, पॉज भी लेना चाहिए बीच में। नेक्स्ट, मामा की लड़की की शादी की शायरी। दर्द होना तेरे परिवार के साथ, चले जाना नहीं जाना, अकेले कैसे जाएगी और मैं नहीं पा रहा हूँ।
भाई तुम सही से टाइप नहीं कर पाए। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि शायरी मामा की लड़की की शादी की तैयारी है और तेरे परिवार के साथ चले जाना, उन्हें नहीं जाना, देखें कैसे जाएगी या ऐसा कुछ है। ये शायद वो है कि उनके परिवार में, पति के परिवार के फंक्शन में ये नहीं गई थी, अब मामा के बेटे की शादी में वो नहीं जा रहा। तो मैंने तो यही कहा था कि नहीं जा रहे, तो ठीक है, पूछ लिया, सब कुछ हो गया, अकेले चले जाओ और एंजॉय करो। नेक्स्ट, मैम टीनेज बच्चों को कैसे हैंडल करें? मेरा बेटा स्टडी में अच्छा है पर बाहर फ्रेंड्स नहीं बनाता। ही इज़ 14, फ़ोन और टीवी अच्छा लगता है, बस कभी कभी बहुत इरिटेट करता है, बहुत गुस्सा आता है, बताओ उसे कैसे हैंडल करूं? ये ना एबनॉर्मल चीज़ है। अगर हमारा बच्चा फ्रेंड्स नहीं बना रहा और केवल फ़ोन और टीवी में व्यस्त है, कहीं ना कहीं इसका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा इस तरीके से। तो उसका फ़ोन और टीवी, अगर फ़ोन और टीवी के ज़रिए ही, लेकिन कुछ फ्रेंड्स से वो अपने और असली जो मिलते हैं उसको स्कूल कॉलेज में कनेक्टेड रहे, उनसे नहीं पटरी खाती तो कज़िन से कनेक्टेड रहे। मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, कहीं के भी कोई कज़िन, पड़ोसी, सोशल सर्कल होना देखो बहुत ज़रूरी है। अगर हम केवल फ़ोन और उसमें लगे रहेंगे ऑनलाइन दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक विकास वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। हम जब एक्चुअल दुनिया में खड़े होंगे ना, कहीं किसी फंक्शन में, सोशल किसी एक्टिवेट हो रहे होंगे वहाँ पे, तो हमें लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो ज़रूरी है, हमें लग रहा है कि ठीक है घर में तो है, बुरी आदतों से बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। बाहर निकलना ज़रूरी है बच्चे का। तो उसको दोस्त बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करो, अपने साथ कहीं ले जाओ, या जो भी है सबसे बेस्ट है मुझे लगता है यार दोस्तों से तो बढ़िया अपने कजिन ही है, उनके साथ बातें करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी देवरानी मैके गई है अपनी ज्वेलरी छोड़कर, तो मेरी सास उसके कमरे में एक बच्चे तक को नहीं जाने देती, और जब मैं छोड़कर गई थी तो मेरे रूम से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी बहुत चीजें हैं, क्या क्या बताऊं, कैसे अपने मन को समझाऊं, प्लीज बताएं भैया। अब अपनी और देवरानी की अगर बराबरी करते रहोगे, करते रहो, तुम्हारी जिंदगी के 8, 10, 15, पूरी जिंदगी, पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। ये ना तो कंपैरिजन खत्म होगा, ना तुम्हारा कुड़ना खत्म होगा, और जो भी पोटेंशियल तुम्हारे अंदर अपनी लाइफ को बढ़ाने का है उसमें लग जाएगा पतीला, कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही हिसाब लगाते रहना, वही जो सर्फ साबुन के ऐड में आता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अगर आपकी चीज वहां से गायब नहीं हुई, आपकी ज्वेलरी जैसी की तैसी आपको मिल गई, तो एंड पे ध्यान दो ना। एंड में हुआ तो कुछ नहीं ना नुकसान। अब सास उसके कमरे की चौकीदारी करे, लेट जाए, फर्श बन जाए, दरवाजे पे लॉक बन के लटक जाए, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? ये कंपैरिजन, कुछ नहीं हासिल होने का इससे, कुछ भी नहीं। उल्टा जो अपने पास है वो भी खो बैठोगी, सुख चैन, पति के साथ क्वालिटी टाइम, सब कुछ खत्म हो जाता है इस तुलना के चक्कर में। इससे बचो। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते, पहली बार कमेंट कर रही हूँ। मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ, पर क्या करूँ, मेरा पति मुझे कहीं जाने नहीं देता, मैं भी जाती हूँ तो साथ ही आता है, क्या करूँ प्लीज? लो सुन लो, अभी पीछे हो रहा था ना मामा की बेटी की शादी में नहीं जा रहा पति, जो पति हर जगह लटकता, अब उनकी पत्नियों के हाल सुन लो। भैया अति हर चीज की बुरी, जो जैसे खुश रहे उसमें वैसे खुश रहने दो। और आपकी अब बताऊं कि कहीं जाने नहीं देता, साथ जाता है, चल साथ में, क्या दिक्कत है? हमें उसके साथ अकेले रह के हमें उसकी क्या चुगलियां करनी है? तो चल, साथ चल रहा, साथ चल, तुम्हें जो करना है करो, इंजॉय करो, मैके में जाके तुम्हें डांस करना है, कजिन्स के साथ मस्ती करनी है, पजामा पार्टी करनी है, खाना बनाना है, बाजार जाना है, चल साथ हमारे, जी औरत की लाइफ, लेके जाओ हर जगह। मना ही मत करो अपनी तरफ से, खुद इरिटेट हो गए, किसी दिन तो थकेगा। नेक्स्ट, दीदी लास्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड का क्वेश्चन पूछा था ना कि उसका बीएफ कोई टाइम एफर्ट नहीं देता, तो आपने कहा था कि आपकी फ्रेंड को ऐसे ही लड़के पसंद हो, बट ऐसा नहीं है। उसको भी चाहिए कि सामने वाला उसे टाइम दे, एफर्ट दे, स्पेशल फील करवाए। वो रोती भी काफी है बट उससे अटैच्ड है। अब उसका फर्स्ट लव है इसलिए छोड़ नहीं पा रही। लड़का कहता है कि शादी कर लो तभी टाइम दे पाऊंगा, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी शॉप ही दूर है, अगर पास होती तो आ भी जाता मिलने हर दूसरे दिन। तो शादी कर ले फिर, अगर ऐसा है तो, सिंपल। नेक्स्ट, मैम मेरा कमेंट मंजू के नाम से ही है। जब मेरे हस्बैंड ने कार लेनी थी, मुझे और मेरे घर वालों को शामिल कर लिया। कहीं मेरे घर वाले इस कार को हिस्सेदारी की ना बना दें, इनको ना देनी होती तो मेरा नाम ले देते, मुझे बुरी बना देते। अब मेरे देवर को दी है तो बोलते हैं तेरी कोई रोल नहीं, मैं कार किसी को दूं, तू कार में बैठ या नहीं बैठ, मैम बताएं मुझे क्या करना चाहिए? ये वही हो रहा है कार वाला, अब यहाँ आया है ना।
लेने के लिए आपको और आपके घर वालों को शामिल कर दिया और बाद में गाड़ी दे दी देवर को। एक और इसी का हिस्सा आ रहा है, मेरे घर पे मेरे देवर, नंदोई और हस्बैंड ने घर बुक किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड का लोन बैंक कर रही है और देवर और नंदोई का नहीं हो रहा, तो मुझे घर लेना चाहिए कि नहीं, जॉइंट फैमिली है। भैया कार में तुम लोग फिर फंस चुके हो, तो घर में ना फंसो इस तरीके से, और कह दो अभी ये लोन 1-2 साल का हो तो चुक भी जाता है। गाड़ी की है, चलो इतनी बड़ी चीज नहीं है गाड़ी, है ना। अगर ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली है, चलो छोड़ दो कि 7-8 लाख गए समझो, है ना। लेकिन घर बड़ी चीज है, मिडिल क्लास के लिए भी, हायर मिडिल क्लास के लिए भी घर बड़ी चीज है। अब उसमें लोन अभी इनका हो रहा, उनका नहीं हो रहा, अभी तो चल रही है आपसदारी। एक टाइम के बाद मान लो ना बनी या कुछ भी है, तो उनकी तो कोई देनदारी है ही नहीं ना, बैंक का तगादे तो आपके पास ही आएंगे। तो अगर आपकी जरा सी भी चलती है तो मत करने दो, और अपने नाम पे ही लेना है लोन, तो फिर घर भी इनके ही नाम होना चाहिए, फिर उनकी हिस्सेदारी ना हो, एक चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, दी मेरी फ्रेंड हस्बैंड ससुराल वाले उसके घर वाले बोलने पर भी बात करने नहीं आते, जबकि उसका हस्बैंड ड्रिंक करता है। मम्मी के घर आ गई थी, बहुत बार माफ किया, अब उसके कोर्ट केस कर देने चाहिए, क्योंकि उस ससुराल ने कभी कॉल नहीं आता। हस्बैंड बोलने पर चले जाएं और ताने देते हैं कि तुम इसके बोलने पे क्यों आती हो। उसे क्या करना चाहिए प्लीज? शादी को 3 साल हो गया, कभी एनिवर्सरी भी नहीं मन पाई, 4 मंथ फाइट हो जाती थी। देखो पति पत्नी के बीच में ना, अब आपकी है फ्रेंड वो, पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा होता है ना, मैं तो कहूंगी भगवान भी नहीं जानता, वो दोनों ही जानते हैं कि क्या चल रहा होगा। अलग होना है, साथ रहना है, क्या करना है, ये कंप्लीटली उनका डिसीजन है। उनको कोई भी समझा रहा है ना, तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, वो एक्चुअल में वही करेंगे, उन्हें करना भी चाहिए जो उनको ठीक लगता है, क्योंकि भैया लाइफ उनकी है। हमारे समझाने से वो साथ रहे, हमारे समझाने से वो अलग रहे, कल को ना चले उनका हिसाब किताब सही, है ना। तो बस उनको आप समझाने में इतना कह सकते हो कि देख, तुझे अपनी लाइफ आगे की जिसमें लगता है कि स्मूथ जाएगी तू वो कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। अपने होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसका डिसीजन अगर अलग होने का है तो भी आप उसका साथ दो, उसका डिसीजन अगर साथ रहने का तो भी। उसको पता होगा कि वो कितनी बेइज्जती झेल सकती है, उसको पता होगा कि उसका पति से अटैचमेंट आपस में उनका कितना है, कि उसके बोलने पे वो जा रही है तो कुछ होगा, है ना। तो आप बीच में ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। उसके हर डिसीजन में आप उसका साथ दोगी, बस आप अपने होने के नाते उसको इतना अश्योरेंस दे दो। नेक्स्ट, मुझे खुद में बहुत सारे चेंजेस करने हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, गेस्चर एंड पोस्चर, करियर ग्रोथ, जॉब स्विच, 1.5 ईयर कोर्स, रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स, गुड सोशल सर्कल, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, वेट लॉस। कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना है अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ बदलने की कोशिश की जाए तो चेंज हो ही नहीं पाता। मैं खुद सीक्वेंस लगाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी कुछ सजेस्ट करें। देखो, आपका पर्सनल अपीयरेंस, गेस्चर एंड पोस्चर और वेट लॉस, ये 3 चीज एक साथ हो सकती हैं इजीली, ठीक है ना। आप वेट लॉस के लिए अगर आप एक्सरसाइज या डाइट शुरू करते हैं, वो अपने आप ही एक अजीब सी फीलिंग बॉडी में आने लगती है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे, आपका अपीयरेंस में सुधार आएगा। और जब आपकी बॉडी फिट और एक्टिव होती है ना, आप मान के चलो आप डेली अभी कुछ नहीं कर रहे और आप डेली जुम्बा करने लगे या फिर इस तरीके के योगासन करने लगे, आपका पोस्चर अपने आप सुधरेगा, आपको उसके लिए कुछ स्पेशल करना ही नहीं पड़ेगा। आप एक्सरसाइज करने वालों की बॉडी देखो, वो अपने आप ही एक रिदम में रहते हैं, तो वो चीज़ आप में आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ आपकी सुबह सुबह के अपना 1-1.5 घंटे में आपकी सॉर्टेड हो गई। अब बाकी बचा आपका पूरा दिन, ठीक है ना। जो आपका ये 1.5 साल का कोर्स है, उसके बाद आप जॉब स्विच करोगे जहां तक मैं समझ रही हूँ। उस 1.5 साल के कोर्स का जब भी फॉर्म वगैरह होता हो, जो भी स्टार्ट करने का उसका प्रोसेस है, आप वो कर दो। आपने दिन के एक बड़े हिस्से में उस कोर्स को निपटा लिया, ठीक। अब आता है रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स, ठीक है। अब मैं आपको अपनी बताऊं मैंने अपने फोन में ना अलार्म लगा हुआ है कॉल टू फैमिली के नाम से। अगर किसी का भी आज आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है ना, कुछ भी है जिसके लिए आज उसको फोन किया जाना चाहिए, तो मुझे याद रहता है जब सुबह एफबी या व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू पता चल जाता है, जिनका याद नहीं भी होता तो फिक्स है कि भाई उस दिन उस टाइम पे मैं कॉल कर लूंगी। और सपोज करो उस टाइम पे मैं स्कूल में रहती हूँ, तो मैंने इंटरवल का टाइम का वो अलार्म लगाया हुआ है। तो अगर मैं खाना खा रही हूँ या मेरा कॉपी चेकिंग का काम निपटा नहीं है, या फिर मेरा यूट्यूब का कुछ काम अगर जो छूट जाता है कई बार थंबनेल वगैरह का, तो वो भी मैं इंटरवल में ही करती हूँ, मैं क्लास में नहीं करती,
ठीक है। तो मैं उस टाइम पे अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मेरा टारगेट रहता है कि हाँ वो अलार्म बज गया है तो मैं कॉल करूंगी सबसे पहली फुर्सत मिलते ही कि अलार्म बज चुका। नहीं तो अगर फ्री हूँ तो अलार्म बजा तो मैंने अलार्म बंद करा, मैंने कॉल कर ली। अगर आप इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा अपने रिलेशनशिप पे काम करोगे ना सब जगह, तो भी एक नॉर्मल सी बॉन्डिंग सबसे धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं होती लेकिन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो आपकी कई सारी चीजें इसमें हो गई। अब जब आप 1.5 साल का वो कोर्स कर लोगे तो आपका करियर ग्रोथ, जॉब स्विच करोगे ना उसके बाद, तो वो 1.5 साल के बाद वो चीज हो जाएंगी। अगर वो उस कोर्स से पहले करनी है तो अलग चीज है। लेकिन ये 4-5 चीजें कि आपका कोर्स, आपका पर्सनल जितना भी लुक से संबंधित है और हेल्थ से संबंधित है, प्लस रिलेशनशिप, ये आप आज से अभी से शुरू कर सकते हो एक साथ। ठीक। नेक्स्ट, दी प्लीज पढ़ना। मेरी सास मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भरती है, अब तो वो हाथ भी उठा देते हैं मेरे ऊपर और वो मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं, पर अब उनसे कलेश नहीं सहा जाता तो वो माँ को कुछ नहीं कह पाते, फिर सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देते हैं, क्या करूँ। रसोई को भी जानबूझकर गंदा करती हैं, क्या करूँ, हेल्प मी। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होती मुझे पता है मेरा पति मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका मेरी माँ, अपनी माँ और मेरे झगड़े से, कि वो उन्हें कुछ कह नहीं पा रहा और वो मुझे मारने तक पे उतर हो गया। मैं एट एनी कॉस्ट इस स्थिति को फिर कहीं से भी रिवर्ट करूंगी। ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि असली राड़ की जड़ क्या है, मेरी और मेरी सास की लड़ाई, तो मैं किसी भी कीमत पर उस लड़ाई को क्यों नहीं खत्म कर देती। गंदा करती है किचन को, ठीक है कर ले, जितना मुझसे साफ हो सकेगा मैं करूंगी, नहीं तो मैं भी गंदा ही छोड़ दूंगी, है ना। अगर वो बहस कर रही है, मुझे पता है कि ये बहस मैं इससे नहीं कर रही, अनडायरेक्टली मेरे पति से हो रही है, तो मैं चुप लगा जाऊंगी, निकल लूंगी। आपको सिर्फ यही तो करना है कि आपको अपनी और अपनी सास के बीच के झगड़े को एट एनी कॉस्ट खत्म करना है, क्योंकि वो एक्चुअली आप दोनों का झगड़ा है ही नहीं, वो आपके और आपके पति के बीच में झगड़ा क्रिएट हो रहा है। तो आप वहां खत्म करोगे ना कैसे भी करके। और जब आपके पति, कभी तो उनको नोटिस होगा कुछ महीने बाद कि मेरी माँ पेंच लगा रही है लेकिन मेरी पत्नी उसको चीज को हर कीमत पर अवॉइड कर रही है, आपकी उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, मेरा सवाल बहुत लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, पर अगर आप पढ़ लेंगे और कुछ सजेस्ट कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज एक बड़ी बहन के जैसे मेरी हेल्प कीजिए। अब इस आईडी का दूसरा सवाल कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ लिया। अभी मैं छोड़ कोई सा नहीं रही हूँ इसमें, आप तसल्ली रखो। नेक्स्ट, मैम आपके फेस में पिगमेंटेशन हो गया था, आपने बताया था आलू लगाने से ठीक हो गया, तो आप कितने टाइम रखे फेस पर और कितने दिन में ठीक हो गया था। ये आज की बात नहीं है, अनमेरिड टाइम की बात है। और मैं तब बिना छतरी बिना सनस्क्रीन ऐसे ही जाती थी, और मैं गाँव में जाती थी, मतलब सीवियर एक्सपोजर में झेल रही थी। और मैं तब ना ग्लिसरीन का सीरम लगाती थी, स्किन केयर के नाम पे कुछ नहीं करती थी। बालों की मैं फिर भी कर लिया करती थी उस टाइम, कि वीकेंड पे मेहंदी लगा ली, कुछ लगा लिया कंडीशनिंग के लिए, लेकिन वैसे कुछ नहीं। तो वो उस वजह से हुआ था। एंड जो वो आलू घिसने का है ना, मैंने ज़्यादा नहीं किया था, मुश्किल से 6 या 7 बार, और जस्ट उसको ऐसे ऐसे घिसा, सूख गया, 10 मिनट बाद फेस वॉश कर लिया, इतना ही हुआ था। लेकिन उसमें जो मुझे समझ में आया वो बाहरी कारण ज़्यादा थे। फिर मैंने थोड़ा मुंह ढक के जाना शुरू कर दिया, है ना, दिन में 2 बार फेस वॉश करना शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें करी है। तो उसके बाद से स्किन आज तक ऐसी चल रही है। शादी के बाद थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ था, तब मेरी स्किन पे एकदम दाने वाने शुरू हो गए थे शादी के टाइम पे, लेकिन तब से लेके अब तक समझ लो फिर चल ही रही है। तो पिगमेंटेशन अगर सीवियर ना हो ना, स्टार्टिंग में ही आप उनका कर लो, तो आलू मतलब ये है कि आपको 10-1 मिनट छोड़ना, उसको रगड़ा, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, वो सूख जाता है, फिर धो लो। नहीं तो आलू का रस फेस पैक में लगा लो, फेस पैक लगा लिया, फिर वो सूखा, उसे धो दिया, उतनी देर में आलू के रस ने भी अपना काम कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट, हेलो मैम, यू गिव्स वेरी नाइस एडवाइसेस। ईश्वर आपको खूब शक्ति दे। बच्चे के लिए सब करती हूँ, पर वो प्यार भी करता है मगर सामने जवाब देता है। हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, बच्चा 13 साल का है, पढ़ाई नहीं करता। देखो, जब भी आपको कभी भी किसी भी रिश्ते में निग्लेक्टेड सा फील होना, या ये लगे कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तब जरूरत होती है आपको अपनी अहमियत दर्शाने की। भले वो हमारा पति हो, हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, या अपनी औलाद ही क्यों ना हो, आपको अपने आप को किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से रोकना ही होगा। तो अगर आपका बच्चा आपको उल्टे जवाब देता है तो आपको उसे रोकना होएगा।
है ना। उसको बताना होगा कि यू आर द मॉम, आपने उसको जन्म दिया, उसने आपको जन्म नहीं दिया है, ठीक है। तो अपने प्यार को अपनी ताकत तो बनने दो, अपनी कमजोरी ना बनने दो कि उस प्यार के चक्कर में कोई भी आपकी बैंड बजा के चला जाए। नेक्स्ट, मैंने कभी ऑनलाइन कपड़े की शॉपिंग नहीं करी है, बट अब मेरी कॉलेज गोइंग डॉटर के लिए करना चाहती हूँ। प्लीज आप कुछ टिप्स दीजिए, मैं क्या ध्यान रखूँ सो वर्थ डील मिले। इतना तो मैं शॉपिंग का दिखाती रहती हूँ, उसमें से कुछ ले लो। और बाकी ये है कि भैया सीधी सी बात है, सेलर की जो रेटिंग है वो अच्छी देख के लो, डिस्काउंट्स निगाह रखो, सेल के बाद जब रेट गिरते हैं उठते हैं उन पे थोड़ा सा निगाह रखो कि सेल में एक्चुअली गिरे भी हैं या और बढ़ा के कम कर दिए हैं। तो थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ेगा, स्क्रॉल कर लो तो एक कंपैरिजन आपको मिल जाता है। और 4 जगह ऐप देखने की बजाय एक एक करके एक एक ऐप को स्क्रॉल करके अच्छे से उसको खंगाल लो तो पता चल जाता है। और दूसरा, जब आप एक ऐप से शॉपिंग करते हो ना तो आपको ऑफर और डिस्काउंट ज़्यादा मिलते हैं, ये भी एक फ़ायदा होता है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको वर्थ डील मिलेंगी। और लोकल मार्केट से भी सस्ती चीज़ें मैं जैसे हमेशा लेती हूँ। मेरे कपड़ों का रेट किसी को ना यकीन नहीं आते। अभी जो मैंने लहंगा पहना था, ये लगाओ कि लोकल मार्केट में 1500 से नीचे ना हल्के से हल्का लहंगा नहीं है। मेरी नंद बहुत सस्ते कपड़े लाती है, लेकिन वो मेरे लहंगे देख के यही कहती कि यार कहाँ से मिल जाते हैं तुम्हें। अब वो लहंगा पिंक वाला अब फिर भी 900, आज 48 का शो कर रहा था, मैंने आज देखा था 891 यानी 95 रुपए का था। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट करी थी सिर्फ, और 500 रुपए का सिला समझ लो ब्लाउज। यानी कि मतलब 1400 रुपए में मेरा पूरा लहंगा रेडी हो गया था। इतना सुंदर अपना सिलवाया हुआ ब्लाउज और लहंगा वहंगा सब सिला हुआ आया था वहां से। तो मतलब कोई देख के उसे कह देगा कि ये 1400 रुपए में आउटफिट होगा। तो मिल जाती है डील, लेकिन थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहो, ऑर्डर मत लगाओ जब तक समझ में ना आने लगे चीज़ें। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी क्योंकि मुझे बहुत एनजाइटी डिप्रेशन हो गया था। बहुत कुछ स्कूल कहूँ तो घर पर बैठना उससे भी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मुझे टीचिंग पसंद है, बट ड्यू टू ओवरबर्डन टीचिंग करियर में दोबारा जाने में डर लग रहा है। कहीं मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा ना हो, बट मैं ट्यूशन और टीचिंग के अलावा कुछ और नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी लाइन में है। फाइनेंशियल इशू भी है तो जॉब तो करना ही पड़ेगा। बस समझाती हूँ खुद को, बहुत ओवर थिंकिंग से बच नहीं पाती। आपके समझाने से शायद कुछ सॉर्टेड हो जाऊँ। देखो, अगर हमारा क्लियर है कि हम टीचिंग ही करेंगे, हमें पसंद भी है और हमें आता भी वही है, तो आप करो टीचिंग। ओवरबर्डन का ऐसा है, अपने आसपास नज़र घुमा के देखो, हजारों टीचर हैं जो घर स्कूल सब कुछ अच्छे से कर रही हैं मैनेज। जब आप निकलोगी, ऐसे औरतों के साथ बातें करोगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगी, जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, है ना, उनके साथ भी वही सारे काम होते होंगे, वो कैसे हैंडल कर रही हैं। यही सब तो हम व्लॉग्स के जरिए सीखते हैं, जो हम देख के मैं कहती हूँ कि मैंने यूट्यूब से सीखा। प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सबकी एक सी है ना, लेकिन किसी किसी ने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, तो हमें उसे देख के एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ ऐसे हो सकता है। तो जब इतना आपका मतलब मन वहीं पर है और आप एक लाइन में आपने बोल दिया कि भाई घर में बैठना ज़्यादा डिप्रेसिंग है, तो बस हमें यही तो चूज करना है कि कौन सा ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे भी यही लगता है कि बाहर जाना, कमाना, डबल शिफ्ट, रात को जल्दी नहीं मिल रहा सोने को, सुबह फिर भाग रहे हैं, मुश्किल है। लेकिन कोई मुझे कहे कि तुझे घर में रहना है, कुछ नहीं करना, भाई वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो आपका डिसीजन श्योर है कि आपको जाना ही है। रही बात ये कि आपकी पहले बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे लगता है आपको परफेक्शन का कीड़ा होगा कि आपको घर भी परफेक्ट चाहिए, सब कुछ तरीके से हो, ये वो छोड़ दो, आपकी 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाहर जाना, काम करना, वहाँ काम करो। वहाँ पर भी अपना जो काम है तरीके से उतना करो, फालतू का इधर उधर का काम लपेटे में लो मत कि तेरा भी कर दूँ तेरा भी कर दूँ। अपना काम अच्छे से करके सीधे आओ। उसके बाद घर को भी प्रायोरिटी के हिसाब से जो काम ज़रूरी है वो कर लो। एनर्जी और टाइम बचे तो फालतू के काम छेड़ो, नहीं बचे मत छेड़ो। उतने का स्टेमिना बन जाए फिर आगे के और बढ़ा लो, काम धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना, क्योंकि एक बार तबीयत खराब हो चुकी, इस तरीके से कर लो तो चली जाओ तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, यू आर ग्रेट। मैम मुझे पूछना है कि आप सच में नॉन वेज नहीं खाती, एग भी नहीं, फिर भी इतनी एनर्जी और एक्टिव रहती हो, भगवान नज़र ना लगे। नहीं, हमारे यहाँ एग खा लेते हैं, मैंने बताया 1-2 बार। लेकिन जब यहाँ एग करी बना रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा व्लॉग में आए थे ये वो, तो कोई लोग नहीं खाते, उनको नहीं देखना अच्छा लगा, तो इसलिए व्लॉग में नहीं दिखता अब
कि मैं एग्स वगैरह बना रही हूँ या कुछ है, लेकिन एग खा लेते हैं और एग मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनमें एनर्जी नहीं होती। एनर्जी का देखो कनेक्शन खाने के साथ आपके दिमाग से भी होता है, और कुछ आपका बॉडी टाइप होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म है कैसा। कोई है ही ऐसा कि वो हर काम करेगा ही, धीरे धीरे उसको नहीं करना है उतना, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कम काम करने लगी हूँ पहले से। जब लिल वाई फीजी की स्टार्टिंग थी मैं जितना काम कर लेती थी उस टाइम पे, मेरे को अब लगता है तब मैं फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहती थी, अभी मेरा बैठने का काम ज़्यादा होता जा रहा है फ़ोन का, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी कम कर रही हूँ। और जो केवल घर संभाल रहे हैं, मेरी वो देवरानियां जेठानियां नंदे कहती कि उनको टाइम नहीं मिलता, उनको ये काम नहीं हो पाएगा, हम तो थक गए। तो मुझे ये नहीं समझ में मतलब मेरे यही रिएक्शन होता, मैंने भाई थक गए मतलब इतना क्या है, अभी तो इतने दिन पड़े हैं, इतने में तो कितना काम हो जाए। मेरा यही होता है कि कैसे कोई, तो बात वही है कि एक रिदम बन गया है कि हाँ मुझे 24 घंटे में शायद मैं 48 या 72 घंटे का काम कर लेती हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि अब मैं 36 का क्यों कर पा रही हूँ, है ना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 24 घंटे के बराबर का भी काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए वही पहाड़ है। तो हर आदमी का ना अलग अलग होता है हिसाब किताब कि थकना है नहीं थकना है, तो एक मेंटल स्टेमिना बन गया। अभी शादी की बात बताऊं, तो जो बारात में हम लोग वहां से नाचते हुए आए खूब, अच्छा पूरा दिन भी मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर करा, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जब वहाँ बारात आ गई, एंट्री हो गई, जिस टाइम में वीडियो बना रही थी ना सबकी, सबकी हालत ऐसी हो रही थी, मतलब स्पेशली लेडीज अरे थक गए गिर गए ये हो रहा है, और मैं वहाँ पे तभी मैंने वो डांस वाली रील वील बनाई थी। तो एक मुझे लगता है मेरी आदत पड़ गई है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल फूड खा रही हूँ या कुछ और है, लेकिन धीरे धीरे जैसी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर लेते हो ना, वो वैसी आदत पड़ जाती है शरीर की भी। अब एक मजदूर है, वो इतना वजन उठा रहा है गर्मियों में, मई जून की गर्मी में जब हम बिना एसी के निकल भी नहीं रहे, वो अपना काम कर रहा है, कौन सा वो रात को जाके बीमार हो रहा है, अगले दिन फिर सुबह वो उसी काम के लिए आ रहा है, हमें वो देख के ही घबराहट हो जा रही है ना। लेकिन उसका स्टेमिना बन गया क्योंकि वो रोज वही काम कर रहा है। तो ये चीज है इसमें, खाने पीने से ज्यादा आपके जो आप डेली रूटीन फॉलो करते हो ना, उसका रोल है कि आप कितनी जल्दी थकोगे या क्या करोगे। बाकी खाने पीने का इतना तो है ही कि भाई जब कुछ खाओगे नहीं तो चलोगे कैसे। और अगर लग रहा है कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसकी दवाई भी लेनी पड़ती है जब लेनी हो तो। नेक्स्ट, थैंक यू दी फॉर रिप्लाई। दी मेरा छोटा लड़का 3+ ईयर का है, वो पास के प्ले स्कूल में जाता है, बड़ा लड़का 5+ का है, वो बहन के साथ बड़े स्कूल में जाता है। अब वो एलकेजी में है, उसकी स्कूल की मैम बोल रहे हैं कि वो यूकेजी में नहीं जा सकता, वो एलकेजी के ही उसे याद नहीं है, उसे फिर से एलकेजी में ही रखना है। मैं वहाँ से निकाल कर पास के प्ले स्कूल में डालना चाहती हूँ जो कि फर्स्ट क्लास तक है, जहाँ छोटा लड़का भी जाता है। क्या मैं सही हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, बदल लो, क्या पता दूसरे स्कूल में चल जाए कि बच्चे का साल खराब होगा, इतनी छोटी क्लास में फ़ायदा क्या, आगे उसको दिक्कत होएगी फिर। नेक्स्ट, हाय दी, आई वांट टू नो योर थॉट्स अबाउट जंक फूड। बच्चे भी सबसे अछूते नहीं हैं, हस्बैंड ऑलवेज वॉर्न रिगार्डिंग जंक फूड एंड मैदा, काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। एंड यस, आई एम ओवर वेट, हाइट 5, वेट 72, 9 मंथ का बेबी है। देखो जी, जंक फूड हो या घर का खाना हो या कुछ और हो, सिंपल सा एक रूल है, अति किसी भी चीज की बुरी, थोड़ा थोड़ा खा लो, सब खा लो, कुछ नुकसान की चीज नहीं है, इडेबल है सब, जहर तो नहीं है। लेकिन जहर, जब भी कोई चीज ज्यादा खाओगे वो जहर बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो सब खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा, तो कोई चीज नुकसान नहीं देती। जंक फूड है, हम नहीं खाते, महीने में मान लो आप 2 बार खा रहे हो, क्या नुकसान देगा वो, और उस दिन घर का खाना नहीं खा रहे, है ना। महीने में 3 बार भी खा रहे हो, मैं तो कह रही हूँ, क्या नुकसान दे जाएगा, बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी मैदा को भी। लेकिन फिर यही है कि बाकी के जो 27 दिन बचे हैं उसके 3 3 3 3 मील होंगे, या जिस दिन आपने जंक फूड खाया उस दिन के भी बाकी के 2 मील होंगे, वो आप घर का खा रहे हो। फिर सिंपल रोटी सिंपल सब्जी, मेरा खाना कितना सिंपल होता है, मेन्यू कितना सिंपल होता है, लेकिन शायद यही एक रीजन है कि हम लोगों का पेट, वेट, स्वास्थ्य, स्टेमिना, है ना, इम्यून सिस्टम, सब कुछ एक स्टेबल सा है। क्योंकि जो जब आप खाना स्टेबल खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी स्टेबल ही चलती रहती है, ना ओवर वेट होगे ना अंडर वेट होगे। अब हमें क्या लग रहा है, कोई क्या सोचेगा, इसकी यही सब्जी बनती है, इसकी यही रोटी बनती है, खाली रोटी बना ली चावल नहीं है, खाली चावल बना लिए रोटी नहीं है।
अरे अगर हमने दिन में चावल खा लिए, रात में रोटी खा ली, सुबह हमने पराठा खा लिया, सैंडविच खा लिया, हो गई वैरायटी। पूरे दिन में हमने क्या क्या खाया। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा के कैलकुलेट कर लो ना अपनी डाइट, तो आप सब कुछ खा सकते हो, कुछ नुकसान नहीं देता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जी हमें खाना, मैंने देखा है ना कई लोगों को, खाना खा लिया पूरा, चाउमीन का मन कर रहा है यार, मैगी का मन कर रहा है यार, और वो रोज मन कर रहा है। और एक दो दिन आदमी छोड़ रहा है, बड़ा पूरी छुट्टी, नहीं 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 खाना नहीं खाना नहीं, 2 दिन बाद फिर बन रही है। यानी कि हफ्ते में वो 3 दिन खाने के बाद मैगी खा रहा है। 3 दिन बाद, मतलब हफ्ते, रोज हर हफ्ते में जाके संडे को भाई हम चाउमीन खाएंगे, वो हर संडे चाउमीन खा रहा है। फिर बीच में कहीं किसी के यहाँ पार्टी चले गए, कहीं शादी में चले गए, कहीं और कुछ ओकेजन पड़ गया, वो अलग है। तो अति जब कर देते हैं ना, नुकसान कोई भी चीज हो तभी देगी। आप अति में तो आलू खा लो, चीनी खा लो, गुड़ खा लो, दालें खा लो, यूरिक एसिड बढ़ा देंगी, चावल खा लो, शुगर बढ़ने के चांसेस आपके हो जाएंगे। अति में तो आप कुछ भी खाओगे नुकसान दे जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप मिक्स एंड मैच करके सब खाओ, देखूं क्या हो जाए। कोई एलर्जी नहीं होगी, कुछ नहीं होने का, सब खाओ, बस एक चीज के पीछे मत पड़ो। और जो चीजें नुकसान देती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी, प्रोसेस फूड हो गया, चाइनीज हो गया जो बाजार वाला है, स्पेशली जब पता है कि वो ऐसा है, तो भैया उनको ये कर लो कि महीने में 2 बार बांध लो कि 15 दिन में 1 बार खा लें, ठीक है। और यही रूल हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बच्चे कई बार आ जाते हैं आंदोलन पे कि नहीं बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, हम मना कर देते हैं, मुंह बनता है थोड़ी देर आप गंदी मम्मी हो, हाँ ठीक है हम गंदे हैं, तो ये बातें कहते थे, हाँ हम गंदे नहीं, हम तो सुबह नहाए थे। तो वो मजाक में चली जाती है, बच्चे मतलब भुन भुना के रह जाते हैं, लेकिन नहीं का मतलब नहीं हो जाता, बात खत्म। अभी बीच में कहीं पार्टी पड़ गई, कुछ पड़ गया, है ना, तो अभी शादी थी, उसमें चाउमीन वगैरह खूब चल रही थी, आराध्या इतने दिन से लग रही है कि मैगी ये वो, घर में बनी ही नहीं मैगी, क्योंकि पता है वहां पे जाके अभी तुम्हें खाना है, तो फिर वो एवरेज तो बनाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा, मेरे को तो सिंपल आता है सभी के लिए, चीजों के लिए समझ में, ये हर चीज में रूल फॉलो होता है, अति हर चीज की बुरी, और बैलेंस करके खा लो तो भैया सब चीजें खाने के लिए ही बनी है। जिस मौसम में जो चीज आ रही है वो है, वो खाओ। अब सर्दी में गर्मी का खाना है, गर्मी में सर्दी का खाना है, नुकसान नहीं देगा तो क्या देगा, ये वाली चीज है। चलो नेक्स्ट। दीदी आज मैं एक फैमिली फंक्शन अटेंड करके आई हूँ, सच बता रही हूँ, इतना अच्छे से अटेंड किया, गुड़िया को भी स्कूल भेजा, हाफ डे दिलवाया, घर का सब काम किया, इतना अच्छे से भी तैयार हुई, सबने बड़ी तारीफ की, और मैं मन ही मन में आपको क्रेडिट दिए जा रही थी। अब की बार सर्दी में मैं हमेशा ही ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल का यूज किया, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे चीते। नेक्स्ट, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। इस बुक का सारा कंटेंट आपके एबी के एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट सा फील हो रहा है, ऐसा लगता है आपके एपिसोड में ना जाने कितनी बुक इनडायरेक्टली पढ़ चुकी हूँ, थैंक यू। जब मोटिवेशन कम होती है तो आपके ये सब वीडियो रिपीट पर सुनती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब इट्स फनी, लेकिन जब भी मैं किसी की कोई अब वो सुनती हूँ ना, कोई थ्योरी या कुछ और, कि भाई उन्होंने ये कहा था, या बड़े कोई साइंटिस्ट रहे, बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने सिद्धांत बनाया था, और जब मैं उसको सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब तो मैं आओ बहन बातें करें, मैं बताती रहती हूँ। तो अजीब सी हंसी भी आती है, मैं और मेरा हस्बैंड बहुत हंसता है कई बार इस बात पे, मगर मुझे क्या लग रहा है, मतलब मैं क्या, मैं संत बन गई हूँ? तो वो कहते हैं हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये चीज होती है कि अच्छा, इससे एक बात और सिद्ध होती है कि बेसिक्स ना सारी दुनिया में एक ही है, सॉर्टेड रहने का तरीका सारी दुनिया का एक ही है, प्रॉब्लम सारी दुनिया के लोगों की ऑलमोस्ट कॉमन सी होती है, और उनसे निकलने के रास्ते भी सेम ही हैं। बस हम जब तक समझ नहीं पा रहे, जब तक हमें लगता है कि हम फंस गए, फंस गए। नेक्स्ट, मुझे दूसरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या करूं, कैसे प्रसव पीड़ा सहन कर पाऊंगी, जैसे पहली करी थी। इतना मत सोचो उस टाइम के बारे में, क्योंकि जब वो दर्द होगा, देखो वो कुछ घंटों की बात है, लेकिन उसको सोच सोच के ना हम कई महीनों तक पहले ही उसको झेल रहे होते हैं। तो जब भी उसकी बात याद आए कि उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, तो अपने आप से कहना कि उस टाइम ही देखूंगी फिर क्या करूंगी, अभी जो है, अभी फिलहाल क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली, बस उतना देख लूं। तो ऐसे करके आपका टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट, दीदी मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ, प्लीज मुझे गाइड करें। मैंने फॉर्म फाइल किया पीजीटी का, बालिका वर्ग में 6 सीट हैं, 2 साल हो गए एग्जाम नहीं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए कि मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ? प्लीज प्लीज रिप्लाई। दोनों काम एक साथ भी तो हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा हो सकते हैं ना, तो समय भी यूटिलाइज हो जाएगा
और एग्ज़ाम जब होगा दे देना, पर करती रहो, इस बहाने अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मुझे किसी से फ़ोन पे बात करने का मन नहीं करता, ना ही किसी से खास मिलने का करता है, बस अपने घर में काम करना, टीवी देखना, इसमें ही मन लगता है। प्लीज़ बताएं क्या ये ठीक है या नहीं? अपनी फैमिली बच्चों में बिजी रहती हूँ। अगेन वही है, अति हर चीज़ की बुरी। अपने फैमिली और बच्चों में बिजी रहना इट्स अ गुड थिंग, आप सॉर्टेड हो, किसी के पचड़े में पड़ नहीं रही। लेकिन आप बिल्कुल सबसे अनकट हो जाओगी तो अनसोशल सी हो जाओगी। मान के चलो, जब आप किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखोगी, कल को अगर आपके घर पे किसी को बुलाना चाहो आप या कुछ हो, है ना, तो आपका किसी से कनेक्शन ही नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सामाजिक विज्ञान की किताब में ना तीसरी चौथी से ही आ जाता है। तो हम समाज से कट के नहीं रह सकते। आपको अपने अंदर की बात बताऊं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हमें खुद ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम इस घर में नहीं है, हम आइलैंड में हैं। हमें अकेला छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ना हमें किसी तीसरे की ज़रूरत, ना कुछ, हम आपस में ही मस्त रहेंगे। अगर हमारा वो कहे ना बिल्कुल ड्रीम टाइम क्या होता है, तो वही होता है जब हमें ना कहीं किसी से इंटरेक्शन करना, ना कुछ करना, और हम आपस में अपना मस्त हैं। हम अकेले हैं, घर में हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हमें किसी तीसरे से बात नहीं करनी, हम दोनों आपस में मस्त हैं। तो वो बेस्ट टाइम होता है। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं ना होता कि भाई हमारा तो मन नहीं है, हमारा तो मन नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे, आप सोच के देखो, आपका तो थोड़े बहुत रिश्ते होंगे भी, आपके बच्चों के ज़ीरो हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो अति किसी भी चीज़ की बुरी है। वही है कि कॉल टू फैमिली, इस तरीके का कुछ, कहीं गैदरिंग है वहाँ पे जाओ, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी पे ही विश कर दो, नहीं आपको डेली फ़ोन करना है, एटलीस्ट मौक़ों पे कर लो, त्योहारों पे कर लो। इतना सोशल आदमी को होना चाहिए। फेक मत बनो, लेकिन इतना मत कटो कि आपको ऐसा लगने लगे आप शहर के बीच में रहते हुए भी आइलैंड पे रह रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 8 साल हो गए, 6 साल की बेटी है, एक देवर है, वो 33 साल का हो गया है, अभी कंपनी में जॉब कर रहा है। घर वाले उसकी शादी की चर्चा किसी से नहीं करते, हस्बैंड सेकंड बेबी नहीं करते, छोटा सा घर है, सफिशिएंट बैलेंस है, फिर भी वो दूसरा घर नहीं देख रहे। घर की कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस नहीं करते, माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, सास मुझे से एंटी रहती हैं, मेरे और हस्बैंड में झगड़ा करवाती हैं, बट हस्बैंड कुछ समझते नहीं, मुझसे ही लड़ते हैं। मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, वर्किंग वूमन हूँ, बच्ची के नाम अभी तक कुछ नहीं करवाया, मुझे लगता है सारी लाइफ ऐसे ही पिसती ना रह जाऊं। पति और सास की लड़ाई में मुझे लगता है हस्बैंड छोटे भाई और सास ससुर के साथ जॉइंट है रहने, तो मेरी मेंटल पीस खराब हो जाएगी, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो जो आप कमा रही हो उससे अपनी बिटिया के नाम पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। ठीक है। दूसरी चीज, अपनी कमाई से, अपना आने जाने से अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद मत करो, करती रहो। यहाँ के लिए कोशिश करती रहो कि देखें दूसरा घर, कुछ करें, आगे के भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। लेकिन अगर वो नहीं बना रहे, आप अपनी साइड से जितना कर सकते हो आप उतना करो। बिलीव करो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि एटलीस्ट मैं जितना कर सकती थी मैंने वो कर लिया। ठीक है। हम, मेरे को जो समझ में आता है, हम फ्रस्ट्रेट कब होते हैं, जब हम जो कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पा रहे, अटक आ रही है, हम कुछ करने जा रहे हैं रोक रहे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं कोई रोक रहा है। जिस दिन हम रुकना बंद कर देते हैं ना, जो हमें करना है हम कर सकते हैं, यकीन करो उस दिन फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। अरे दूसरे की लाइफ है, दूसरे का पैसा है, भले वो मेरा पति है, वो क्या कर रहा है वो मेरा अधिकार में नहीं है। भाई मेरा पैसा मेरा है, मैं अपने पैसे का क्या करूं, अगर मैं वो अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, आधी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन खत्म। ठीक है ना। तो इधर कोशिश करते रहो, बोलते रहो कि भैया अलग घर, ये वो जो भी आपकी फरमाइशें हैं कि भाई मेरे को आगे फ्यूचर में ये चाहिए, करना है। लेकिन आप जो अपने पैसे से फिलहाल कर सकती हो उसको करने से ना चूको। जितना हो सके बिजी रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है। और यहाँ के लिए कोशिश करते रहो, धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। जो लंबी नहीं चलती हैं ये चीज़ें। एट द एंड ये होता है, जो नॉर्मली बुरे से बुरा हो सकता है, वो ये होता है कि एक लंबा टाइम पीरियड आदमी अपना शरीर, अपनी कमाई, सब कुछ गंवा के परिवार पे, जब उसको वहां से लात पड़ती है, फिर वो आता रोता पिटता, उसको पता चलता है कि अरे मेरी बीवी तो सही कह रही थी। ठीक है। तो उस टाइम पे बीवी इस लायक होनी चाहिए कि ठीक है जी, आप आ गए वहां से लात खा के, तो लाओ हम तुम्हें संभाल लें। अब बीवी खुद ही अपने डिप्रेशन में गई हुई है, उसके पास ना पैसे जुड़े हुए हैं ना कुछ है, और दिमाग से और हिल गई क्योंकि जी मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता। तो जब वहां से पति आएगा हिला हुआ, तो संभालेगा कौन किसे फिर? ये होता है। तो अगर आपके पति का दिमाग इस टाइम सही दिशा में नहीं चल रहा है, या जो कुछ भी है उनको लग रहा है अभी ये ठीक है और आपको दिख रहा है कि वो ठीक नहीं जा रहे हैं,
गलत जा रहे हैं। आप रोक रहे हो, वो नहीं रुक रहे। रोकोगे जबरदस्ती, आपस में लड़ाई होगी, वो और बेकार। ठीक, तो ठीक है, जाओ, जो तुम्हें करना है कर लो, मैं नहीं रोक रही। दो फायदे होंगे, आपका झगड़ा बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं, लेकिन 2 साल बाद जब आप कुछ कहोगी वो सुनेंगे, पहली चीज। दूसरा, जब आप ये सोच लोगे कि भैया इसने तो अपना सारा खोने का तय कर लिया, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सी महसूस होगी, जो आपका अपना पैसा है, आप उसको तरीके से ये इन्वेस्ट करके चलो कि जो है यही है, इनका कुछ नहीं आना। अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे बचाऊं, कैसे करूं। और फिर जब वो पैसा आप जोड़ोगी, अपने तरीके से खर्च करोगी, है ना, आपका जॉब में मन लगेगा। और जब हम घर का काम निपटा के जा रहे हैं और जहां हम काम करने जा रहे हैं ना, वहां पे मन लगने लगे, आधी प्रॉब्लम वहां खत्म। तो थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका बदलो। दूसरे को बदलने के चक्कर में ना हम लगे रहते हैं, इसीलिए हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा नहीं बदलता हमारे हिसाब से। हम खुद को तो बदल नहीं पा रहे और चाह रहे दूसरा बदल जाए हमारे लिए। हमारे लिए पहले हम तो बदलें। नेक्स्ट, दीदी मेरी एक फ्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका रिश्ता हुआ है, वो लड़का भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरी फ्रेंड से गलती यहाँ हो गई, वो शादी से पहले जिसके साथ रिश्ता हुआ उसके साथ फिजिकल हो गई, और वो लड़का है वो किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। उसने कबूल भी कर लिया कि उसने दूसरी लड़की के साथ 3 बार फिजिकल हो गया। अब दीदी बताओ मेरा फ्रेंड क्या करे। मेरी फ्रेंड उससे अलग भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी लव मैरिज हो रही थी, फैमिली वाले मान गए तब रिश्ता हुआ था। अब अगर वो पहले जिसके साथ भी हुआ फिजिकल, केमिस्ट्रियल जो भी हुआ, अगर वो उसके पास्ट की बात है, अब आपकी फ्रेंड ही उसके लिए सब कुछ है, तो फिर भैया कोई और ऑप्शन नहीं है, माफ करो, आगे बढ़ो। क्योंकि देखो, अब अगर ये कह के वो अपने घर वालों को, माने मनाओ को मना करेगी कि जी ऐसी ऐसी बात है, तो गलती तो इसकी भी आएगी निकल के, कि तू भी तो हुई, हो सकता भाई उनका भी रिलेशन हो तेरे साथ। एटलीस्ट वो शादी तो कर रहा है, उन 3 के साथ तो फिजिकल होके, या एक को 3 बार फिजिकल करके वो छोड़ के आ गया ना, इसके साथ शादी कर रहा है तो रिस्की। क्योंकि एक आदमी जो मुंह मारने की जिसको आदत होती है ना, वो छूटती नहीं। लेकिन अब इससे शादी कर रहा है, तो इसे बस ये तसल्ली करनी है आपकी फ्रेंड को कि जो उसका पास्ट था तो खत्म हो गया, बस ठीक है। अगर अब इनके साथ जेन्युइनली अटैच है, उसका मन जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, करे शादी, भूल जाए इस बात को। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड ने 4-5 लाख तक का पर्सनल लोन के लिए मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैं इतने पैसे जो मेरे पास आ रहे हैं उनका क्या कर रहा हूँ या नहीं। मुझे लोन लेते टाइम मुझसे पूछना जरूरी समझना। अब जब सब लोन की ईएमआई 30,000 से भी ऊपर पड़ रही है तो चुकाने में नहीं आ रही। अब मुझे बताया है और आप कह रहे हैं कि मैं घर पर लोन लेना चाहता हूँ, आपने सारे पुराने लोन जमा करवाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने इतने पैसों का क्या किया, ना ही उनके पास कोई हिसाब है जो बता सकें कि यहाँ पैसे खर्च हुए कहाँ हैं। बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ, उनका साथ दूँ या नहीं। प्लीज़ दीदी जल्दी रिप्लाई करना। साथ तो देखो आपको देना ही चाहिए, लेकिन बताएं कि भाई कहाँ गए पैसे। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें याद नहीं है, जीके का क्वेश्चन है। वो पैसे आए हैं तरीके से, अगर वो सच खोल के बताते हैं कि ऐसे 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 हो गए, हो सकता है किसी काम में लगाए हैं, डूब गए, है ना, तो अब भैया एक जगह कर्जा चुकाने के लिए वो सोच रहे हैं कि दूसरी जगह से ले लूं। लेकिन अगर आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो रुक जाना ज्यादा बेहतर है, भले उन्हें कहीं से वैसे पैसे उठाने पड़े या कुछ। क्योंकि अगर सर से एक बार छत चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो पहले उनसे पूछो कि आगे की तो कर्जे वर्जे की बात ही है, पहले ये बताओ वो वाला पैसा कहाँ गया, कहीं से आने की उम्मीद है नहीं है, किस काम में लगाया था क्या नहीं था। उसके बाद ऑप्शन तो देखो है नहीं। अगर हमारा पति सड़क पर खड़ा बिक रहा है तो हम मकान लेके तो खड़े होंगे नहीं, बेचेंगे ही उसे कि भैया पहले मेरे पति को फ्री करो। तो वो तो आपको साथ तो उनका देना ही है, देना चाहिए भी, लेकिन साथ देने के लिए हमें पता तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट, हेलो दी मेरी बेटी 13 साल की है, वो अपनी 2 गर्ल्स दोस्तों के साथ रूम लाकर बाहर पढ़ाई जा रही है, मैं भेजूं कि नहीं, मन नहीं कर रहा, पापा दादी नहीं कह दिया है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं मना कर रही हूँ, क्या करूं दी, मेरे हस्बैंड बाहर नहीं रहने दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा तीनों बच्चों को करा लूंगी, दादा दादी भी हैं और खुद को घर में टीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ। रूम लेकर बाहर पढ़ने जा रही है। भैया ये देखो,
ये होना तो है ही। अब पढ़ने जा रही है, कल को नौकरी के लिए जाएगी, फिर शादी के लिए जाएगी, है ना। और शुरू में बच्चे आज़ादी जब मिलती है थोड़ा सा उसका मजा लेने की कोशिश करते हैं। बस उस टाइम पे आपने जो उनके दिमाग में सही गलत की एक लाइन खींची दी है अपनी बातों, अपने संस्कारों के जरिए, वो उनकी मदद करेगी। आप हर टाइम साथ नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो अगर उसको, उसने मन बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो भेज दो। लेकिन बस उसे इसी पे, उसे ये विश्वास दिला के भेजना कि बेटा हम तेरे पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमें गलत साबित मत करिए, है ना। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें, लेकिन कब तक रोकोगे, जाना तो है ही उस बच्चे को। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा सवाल है कि मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड की भी, मेरे पहले पति से एक बेटा है, मेरे हस्बैंड की 2 बेटियां हैं। हम दोनों ने जब शादी की तब दोनों ने ही कहा अब बच्चे नहीं होने देंगे। अब मेरा बेटा 12th में है, वो कभी तो बहुत अच्छा रहता है पर मेरे हस्बैंड से कभी उल्टा जवाब देता है। समझ नहीं आता क्या करूं। मेरे हस्बैंड की बेटियों ने भी मुझे कभी माँ नहीं समझा, पर मेरे बेटे ने जब छोटा था तो पापा मेरे हस्बैंड को ही माना, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था। बेटियां 8th क्लास में थी, अब बेटा बड़ा हो गया है तो हर टाइम गुस्सा करता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं पर गुस्सा भी बहुत करते हैं, क्या करूं, समझ नहीं आता दोनों के बीच में। समझ नहीं आता, बेटे को बोलूं तो बोलता है मेरी गलती नहीं, हस्बैंड को बोलूं तो चिल्लाते हैं, बोलते हैं मुझे ही गलत बोलो प्लीज एंड दी। एक दिन दोनों को साथ बैठाओ अपने सामने, है ना, और अपनी स्थिति बताओ कि भाई मेरी स्थिति देखो तुम लोग, कितनी तुमने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। ठीक है, जो आप फील कर रहे हो यहाँ पे बता रहे हो ना, एग्जैक्ट सेम चीज है, उन दोनों को बिठा के बताओ। तो एंड इस कन्वर्सेशन का बस यही कर देना कि अब आपस में देख लो, तुम लोगों को आपस में पट रही है, ठीक है, एटलीस्ट लड़ो मत अगर नहीं पट रही। क्योंकि मैं बीच में फंसी हुई हूँ, मेरा मानसिक सुकून खत्म हो रहा है। मैंने ये शादी या जो कुछ भी करा था एक अच्छे भविष्य के लिए, इसके भी, और ये कि सहारा रहेगा, इसलिए नहीं करा था कि मैं सारी जिंदगी ऐसे त्रिशंकु से लटकी रहूं कि बेटा या पति, बेटा या पति। कि तुम्हारी आपस में नहीं बन रही, भाई नाम मात्र का कनेक्शन रख लो, वो चल जाएगा मुझे, लेकिन रोज की चिल्ल पौनी चाहिए कि मैं अजीब स्थितियां फंसी हुई हूँ। दोनों आपसे कनेक्टेड हैं तो इस चीज को वो समझ जाएंगे। एक बार बैठ के क्लियरली रिजिड शब्दों में बता दो कि मेरी बस हो गई, मुझसे नहीं हो रहा, डेली का तमाशा ये झेला जा रहा, तमीज में रहना है, ठीक है, दोनों को लड़ते रहना है तो अच्छा है, बात ना करो आपस में, वो रहो बस, हाँ हूँ इतना रख लो। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं मेरे टूर की बात कही थी कि मेरे सास अपने बेटे का टूर की बात हर जगह गाती रहती है। मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि उसने कहा कि मेरे जमाई में हिम्मत नहीं कि वो मेरी बेटी को रात को छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे से डरता है, और मेरे बेटे को उसके ससुर कुछ नहीं कहते कि तुम हमारी बेटी को अकेला छोड़कर मत जाना। कभी बुरा इसलिए लगता है, मेरे पापा ने भी इनको एक बार बहुत सुना दी जब मेरे हबी ने मुझसे बेड से गिरा दिया था मुझे। दिस विश ए दिन के बाद मेरे घर नहीं जाता, कहता है कि तुम्हारे पापा ने नकली इंसान है, बाकी माँ असली इंसान हुए जो वहां उसका रोना धोना करती रहती है हर जगह। मैं अब भी यही कहूंगी कि फालतू की बातों में पड़ रही हूँ। जिस घर में जो आदमी रह रहा है उसके जाने ना जाने को वही तो टोकेगा। मेरा जमाई मुझसे डरता है तो औलाद क्यों नहीं डर रही तेरी तुझसे, इसे भी डरा ले। तू भी तो कह सकती है मेरी बहू को अकेला छोड़ के जाएगा, मेरी लड़की को अकेला छोड़ के जाता है तो मैं जमाई को इतना कहती हूँ, मेरी बहू को क्यों अकेला छोड़ के जा रहा, तू भी तो कह सके। मतलब तू किसी और के बेटे को कह रही है, वो किसी और के बेटे को कहेगा, कोई है तो किन बातों का। अभी भी मेरा जवाब यही है कि तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। तुम अपनी बेटी के ससुराल में दखल दे रही हो, मेरा बाप नहीं देगा, बात खत्म। नेक्स्ट, प्रणाम दी, मेरी फैमिली बहुत टॉक्सिक है। मेरा एक बेटा है जो 8 साल का होने वाला है, मेरी नंद का भी एक ही बेटा है जो 14 साल का होकर डेथ कर गया। अब लोग मुझे भी बोलते हैं कि तुम भी एक बेबी और कर लो, एक बच्चा ठीक नहीं होता। पहले बच्चे के टाइम ही मुझे बहुत झेलना पड़ा था। मेरा मायका भी दूर है, ये लोग ज्यादा मायके भी नहीं जाने देते। बात मेरे दिमाग में भी घुस गई है कि एक बच्चा ठीक नहीं, मेरी क्या करूं, हेल्प करने। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिंग नहीं है। देखो जी, अब आपके दिमाग में किसी की कही हुई बात घुस गई, ठीक है, 12-14 साल तो छोड़ो, किसी किसी के, अभी जो मेरे जेठ एक्सपायर हुए थे अभी रिसेंटली हैं, तो उनका किसी के जाने का कुछ पता नहीं होता कि वो कब चला जाएगा। आपने 4 बच्चे कर लिए ना, तो भी ये गारंटी नहीं है कि वो चारों बड़ेपन तक जिएंगे। तो ये बात तो होगी बेड़े सिर पैर की कि जी एक बच्चा ठीक नहीं होता, एक और कर लो।
ठीक है, वो अलग चीज़ है कि हाँ एक बच्चा इस लिहाज से कह सकते हो कि उसके पास उसके साथ का कोई नहीं होता। अब सपोज करो मेरी दोनों बेटियां हैं, तो मैं इनको अकेले ये मतलब आपस में सो जाएंगी, साथ चली जाएंगी, ट्यूशन चली जाएंगी, एक दूसरे का चाहे लड़े भिड़े बहस हो जाए, कभी जेलअप हो रहा है, लेकिन है ना। अब अगर इनमें से एक होती, अब हम दोनों बड़े, उसके साथ खेलने वाला कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी एज का कोई नहीं है, तो हमें उसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना, और उसकी पर्सनैलिटी अलग तरीके से डेवलप होती, जैसे अब हो रही है इनकी उससे अलग। वो तो एक सिनेरियो मुझे लगता है कि हाँ एक बच्चे में और दो बच्चे में फर्क है, लेकिन इसलिए कि जी वो बड़े होकर उसे कुछ हो जाएगा, तो देखो होने को तो कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है, और एक को क्या, दो को क्या, तीन को भी हो सकता है, चार को भी हो सकता है, वो कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके मन में ये बात घुस गई है और आप सोच रहे हो कि एक और प्रेगनेंसी आप ट्राई कर लो, 12 साल का बच्चा है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो, तो फिर कर लो। देखो जब हम एक फेज से निकल जाते हैं ना, उसके बाद दोबारा जब हम सोचते हैं ना प्रेगनेंसी, तो वो सोचने में ही लगता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि जब करते हैं, कदम उठा लेते हैं कि भाई करना है, तो वो हो भी जाता है। तो ये चीज़ें सोचने में हुआ लग रही है। अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि नहीं कर लेना चाहिए बच्चा एक और, तो कर लो, इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं क्या ही हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में मतलब कुछ पहाड़ नहीं टूट रहा, कंप्लीटली चॉइस है, चलो कर लेते हैं वो वाली चीज़ बस। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस मत लो इस चीज़ का। अगर आपका मन गवाही दे रहा है, गो फॉर इट। अब ये हो गए एपिसोड 166 के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने, एक भी नहीं छोड़ा, और आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे जवाब, क्योंकि मुझे भी देते थे समय ही पता चल जाता है कि कुछ किक पॉइंट्स अच्छे अच्छे भी आए हैं इस बीच में। ठीक है, लेकिन वो इतने लंबे होते हैं कि शॉर्ट्स के जरिए तो मैं उन्हें कर नहीं पाती हूँ। आपका काम ये हो सकता है कि आपको कोई बात अच्छी लगी, आप वो हिस्सा क्लिप करके शेयर कर सकते हो, तो उसी पॉइंट से वो वीडियो प्ले हो जाती है। ठीक है, 1 मिनट की वो ऑटोमेटिक प्ले होती है। अगर कोई व्यू फुल वीडियो पे क्लिक कर देता है तो पूरी वीडियो उसके आगे की भी चलती जाती है। तो आप इस तरीके से शेयर कर सकते हो अगर आपको स्टेटस पे या किसी को भेजना है एक पर्टिकुलर पार्ट इस वीडियो का। ठीक है, ये हो गया इसको शेयर करने का तरीका। दूसरा, कमेंट करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या आपके नोन की हो या जिसको भी आप चाहते हो कि उसकी प्रॉब्लम में डिस्कस करें, आपको कमेंट कर देना है। तो इसके बाद जैसे ये वाला एपिसोड 168 है, तो 170वें एपिसोड में इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।